सूर्य तकनीकी रूप से हमारे सौरमंडल का केंद्र नहीं है। यह बैरीसेंटर नामक स्थान पर है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस ग्रह पर खड़े हैं। बैरीसेंटर आमतौर पर अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु के सबसे करीब होता है। इसलिए चूंकि हम पृथ्वी पर हैं, इसलिए सौरमंडल का वास्तविक केंद्र सूर्य है, लेकिन इसका केंद्र नहीं। बृहस्पति के संबंध में बैरीसेंटर वास्तव में सूर्य की सतह के बाहर है। बृहस्पति पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है, इसीलिए संतुलन अलग है। ग्रह वास्तव में सूर्य के चारों ओर नहीं, बल्कि अपने सामान्य द्रव्यमान केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। कल्पना करें कि आप अपनी उंगली की नोक पर एक पेंसिल को संतुलित कर रहे हैं। आपको इसे ठीक बीच में रखना होगा ताकि यह दोनों तरफ से न झुके। चूंकि पेंसिल का द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है, इसलिए यह मान लेना आसान है कि सब कुछ इसी तरह संतुलित होता है, खासकर बाहरी अंतरिक्ष में। लेकिन अपने पैर की अंगुली की नोक पर एक हथौड़ा संतुलित करने का प्रयास करें। संभावना है कि आप यहां से टूटे हुए पैर के अंगूठे के साथ बाहर निकलेंगे। इसका असली बैरीसेंटर हथौड़े के सिर के करीब है, न कि उस वास्तविक केंद्र के पास जहां आप इसे पकड़ते हैं। पृथ्वी और सूर्य का बेरी केंद्र उस हथौड़े की तरह है। द्रव्यमान का केंद्र कमोबेश वस्तु के केंद्र में है। यथार्थवादी रूप से यदि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो हमारे छोटे नीले ग्रह को सूर्य जितना या उससे भी बड़ा होना चाहिए। हम अपने सौरमंडल के अन्य ग्रहों की उपेक्षा नहीं कर सकते, जिसका अर्थ है कि उन्हें भी हमारे चारों ओर चक्कर लगाना होगा। लेकिन प्राचीन काल में बुद्धिमान लोग हमेशा सोचते थे कि सब कुछ पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। उन्होंने इसे भू केंद्रित मॉडल कहा, और यह उनके लिए सही था, क्योंकि ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर की हर चीज हमारे चारों ओर घूम रही है। सूर्य और चंद्रमा ने मानव इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और हम बहुत बाद तक ब्रह्मांड में महत्वहीन महसूस नहीं करते थे। प्राचीन ग्रीस और मध्य युग में बड़े दिमाग वाले लोग अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए भू केंद्रित मॉडल का इस्तेमाल करते थे। 16वीं शताब्दी तक यह मॉडल नहीं बदला था। उस समय वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि सब कुछ सूर्य के चारों ओर घूमता है, और उनके पास इस बात का समर्थन करने के लिए कोई ज्ञान नहीं था। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र नहीं हो सकती, क्योंकि यह इस काम के लिए पर्याप्त बड़ी नहीं है। विशाल आकार के अनुकूल परिस्थितियों के लिए जीवन अलग तरह से विकसित हुआ होगा। हम शायद ऑक्सीजन पर कम निर्भर होंगे। व्हेल और डॉल्फिन जैसे कुछ जानवर घंटों तक बिना एक भी सांस लिए रह सकते हैं। वे पानी के अंदर भी सो सकते हैं। इसलिए सूर्य के आकार की पृथ्वी के मनुष्यों के पास विशेष फेफड़े होंगे, और उन्हें लगातार हवा लेने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब है कि पौधे का जीवन यहां वहां सिर्फ कुछ झाड़ियों तक सीमित होगा। दुनिया भर में खरबों पेड़ हैं, लेकिन ऑक्सीजन के उत्पादन में मुख्य योगदानकर्ता महासागर में मौजूद शैवाल है। महासागरों और समुद्रों की इतनी विशाल संपत्ति के साथ शीर्ष पर बैठे शैवाल हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली हवा को बाहर निकाल रहे हैं। इस ग्रह पर ऑक्सीजन इतनी प्रचुर मात्रा में नहीं होगी, लेकिन हमारी सांस लेने की प्रणाली कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर हो सकती है, जो अन्य ग्रहों पर पाई जाने वाली एक और आम गैस है। यदि ग्रह गर्म है तो पानी दुर्लभ होगा। हम इसे ग्रह के कुछ हिस्सों जैसे पर्वत शिखरों पर ही पाएंगे। जमीन इतनी जल जाएगी कि उसमें कुछ भी ठीक से नहीं रह पाएगा। हम मौसमों के बारे में भी भूल सकते हैं। सूर्य अभी इतना बड़ा है कि हमें वह दे सकता है जिसकी हमें जरूरत है, लेकिन चूंकि पृथ्वी इतनी बड़ी होगी और सूर्य भी गर्मी पैदा करने वाला एक और खगोलीय पिंड होगा, इसलिए हमें हमेशा ऐसा लगेगा कि हम माइक्रोवेव के अंदर हैं। दिन और रात अलग अलग होंगे और बहुत ज्यादा वर्षा नहीं होगी। कोर में इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होने के कारण भूकंप और ज्वालामुखी हर समय फटते रहेंगे। सतह व्यावहारिक रूप से लाल मैग्मा के चारों ओर तैरते हुए एक झुलसाने वाले मैदान की तरह होगी। यह सच्चा लाल ग्रह होगा। लेकिन अगर हमारे पास पृथ्वी जैसा ही परिदृश्य होता, तो पहाड़ों के पास कहीं रहना आपको बचा सकता था। पहाड़ अभी भी कोर में समाहित होंगे, लेकिन यह जमीन पर रहने से बेहतर होगा। कुछ पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट से 100 गुना ऊंचे भी हो सकते हैं। घाटियां इतनी गहरी हो सकती हैं कि मारियाना ट्रेंच एक छोटे से टूटने जैसा महसूस होगा। जानवर भी अलग तरह से व्यवहार करेंगे और दिखेंगे। ठंडे खून वाले जानवरों को जितना संभव हो उतना कम सूरज की रोशनी में रहना होगा ताकि वे जले नहीं। जानवरों को दूर की भूमि में पानी खोजने के लिए प्रवास पर निर्भर रहना होगा। पक्षी प्रवास के मौसम में सैकड़ों मील तक उड़ सकते हैं, इसलिए हम शायद कुछ सुंदर दिखने वाले पक्षियों को हवा में तेजी से उड़ते हुए देखेंगे। लेकिन चूंकि विशाल आकार की पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होगा, इसलिए उड़ने वाले जानवरों को उड़ान भरने के लिए पतली हड्डियों और पतले कोर की आवश्यकता होगी। असली जीवित बचे लोग सूक्ष्म जीव होंगे। वे अत्यधिक तापमान और दबाव में रह सकते हैं और काफी समय तक बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं।
रातें अंधेरी होंगी क्योंकि सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करने के लिए कोई चंद्रमा नहीं होगा। चंद्रमा संभवतः सूर्य की रोशनी के विपरीत दिशा में होगा, इसलिए यह हमेशा आकाश में एक तैरती हुई गेंद की तरह रहेगा। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे तेज होती है, इसीलिए अगर सभी ग्रह और सूर्य हमारे चारों ओर घूमते तो हमारा घूमना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। नए मौसम पैटर्न फसलों के लिए अच्छे नहीं होते। मनुष्य आज की तुलना में अलग तरह से विकसित होते। हम शायद छोटे और मोटे होते, चूंकि गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है और तापमान बहुत ज्यादा है। हम शायद दुनिया भर में गुफाओं में रहते। सबसे मजबूत लोग पहाड़ों पर चले गए होते। शायद हमारा विकास पथ आज की तरह ही होगा, लेकिन अन्य शारीरिक विशेषताएं अलग हो सकती हैं। गर्मी से लड़ने के लिए हमारा रंग संभवतः अलग दिखाई देगा। रेगिस्तानी लोमड़ी के कान बड़े होते हैं ताकि वह शिकारियों की आवाज सुन सके और रेगिस्तान की तपती गर्मी में खुद को ठंडा रख सके। यह संभव है कि हमारे कान भी आज की तुलना में बड़े होते। बाद वाले कारण से हम आज की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होते और हमारी हड्डियां मोटी और टूटने में कठोर होती। गुरुत्वाकर्षण हमारी हड्डियों के घनत्व और मांसपेशियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। इसका मतलब है कि हमें शिकार के लिए औजारों की जरूरत नहीं पड़ती। इससे कांस्य युग और आधुनिक सभ्यता का विकास विलंबित होता, जैसा कि हम जानते हैं। कम वनस्पति के साथ हमारे आसपास शिकारियों को खोजने के लिए सीधे खड़े होना इतना जरूरी नहीं होता। हम सबसे तेज धावक भी नहीं होते, लेकिन हम अजीब दिखने वाले भेड़ियों के झुंड से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत होते। और अगर धरती बहुत बड़ी होती तो यह संभव है कि इंसानों की कई प्रजातियां अलग अलग इलाकों में धरती पर घूम रही होती। कुछ मानव प्रजातियां आज के बुद्धिमान विचारकों में विकसित होती, लेकिन कुछ वही रहती, और अतीत के कुछ जीव अभी भी अपरिवर्तित रहते। शार्क डायनासोर के युग से ही मौजूद रहे होंगे। उन्हें अपने प्रभुत्व के कारण अपना रूप बदलने या अनुकूलन करने की जरूरत नहीं होती। अन्य जानवर अपने अलगाव के कारण वैसे ही बने रहेंगे। गैलापागोस द्वीप पर कुछ अनोखे जानवर हैं क्योंकि वे इतने लंबे समय से अकेले हैं। उनके आसपास लगातार शिकारियों के बिना वे मनुष्यों से नहीं डरते। नई विशाल पृथ्वी पर एशिया जितना बड़ा क्षेत्र होगा जो अलग थलग जानवरों से भरा होगा, जो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे वे पहली बार दिखाई दिए थे। उन क्षेत्रों की मानव प्रजातियां भी वैसी ही रहेंगी क्योंकि वे कहीं नहीं गए होंगे या किसी चीज के साथ प्रयोग नहीं किया होगा। उनका आहार एक जैसा ही रहेगा और वे जिस जलवायु में हैं उसके अभ्यस्त हो जाएंगे। ग्रह के विभिन्न भागों में प्रौद्योगिकी भी अलग अलग तरीके से विकसित हुई होगी। कुछ क्षेत्र पूर्ण रूप से अलग थलग होंगे। उनके पास नए गैजेट और आविष्कारों तक पहुंच नहीं होगी। यह अलग अलग युगों वाले ग्रह पर रहने जैसा होगा। वर्तमान समय में अन्य क्षेत्र इतने उन्नत होंगे कि वे सत्य और उत्तरों की खोज में ग्रह के बाहर भी उड़ान भर सकते हैं। हमारा गुरुत्वाकर्षण हमारे लिए ठीक से जीने और जीवन विकसित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर हम अपना आकार बृहस्पति के बराबर बढ़ा लें तो गुरुत्वाकर्षण हमें कुचल देगा और सूर्य के आकार के होने के कारण पृथ्वी एक ग्रह भी नहीं बल्कि एक भूरा बौना होगा और तब तक लगातार जलता रहेगा जब तक कि यह एक नया सूर्य नहीं बन जाता। अभी तक पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड में इतनी छोटी है कि हम व्यावहारिक रूप से रेगिस्तान में रेत के एक दाने की तरह हैं। ब्रह्मांडीय स्तर पर हम इस ब्रह्मांड में एक महत्वहीन योगदान है।